एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा चैप्टर है बस की यात्रा, उसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले कि जो बस की यात्रा ये जो पाठ है, इनके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, जिन्होंने बस की यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी हैं, जिन्होंने बस की यात्रा का वर्णन करते हुए ये बताया है कि किस प्रकार से जो प्राइवेट बस के कंपनी के मालिक होते हैं वो कैसी कैसी खटारा बसें को चलाते हैं। वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, ना कि यात्रियों की जान के बारे में। तो ये जो बस की यात्रा जो पाठ है, एक यात्रा का वृत्तांत है। ठीक है, जिसको व्यंग्यात्मक शैली के आधार पर लिखा गया है। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस में चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर मिलती है, तो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस के सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते? नहीं, बस डाकिन है। मतलब ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो 5 मित्र थे शाम की बस से जाना चाहते थे, उन्हें 2 को सुबह उठकर काम पर भी जाना था और काफी घंटों घंटों तक वहां पे बसें नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो शाम की बस से पन्ना से सतना तक के लिए जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या रास्ते में उन्हें चोरी होने का खतरा था या फिर डाकुओं को मिलने का खतरा था? नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बस थी वो डाकिन थी, मतलब बस की कंडीशन ऐसी थी जिसमें सफर करना उचित नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आप बस की हालत देख सकते हो, किस प्रकार से बस है वो पूरी तरह से टूटी फूटी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब वयोवृद्ध होती है बूढ़ी, तो उसको देखकर बहुत ज्यादा एक दया की भावना उमड़ने लगी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्ध अवस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर लोगों को दया आती थी कि ये एक टाइप की बहुत पुरानी, बूढ़ी का मतलब यहाँ पे पुरानी से दिया गया है, जो कि टूट फूट हो जाती है, जिसमें ज्यादा तो उसमें ज्यादा सफर नहीं किया जा सकता। तो लोग कहते थे, उसको उसको देखकर ऐसा में एहसास हुआ कि जैसे अब तो इसको पूजा के लायक ही होना चाहिए, ना कि सफर। और उस बस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उन्हीं में से बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब उसकी हालत बहुत ज्यादा, बस की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें हैरानी हो रही थी, क्या ये बस चलती भी है? और जो उस बस में कोई और व्यक्ति जो सफर कर रहा था, कंपनी का हिस्सेदार, उसने कहा कि हाँ, ये बस चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र से कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब हमें कोई नया अनुभव उससे मिलेगा। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय मतलब एक विश्वास के लायक जो होता है उसको बोलते हैं विश्वनीय। ठीक है, हम बेटों की तरह प्यार की गोद में लेकर चलेगी, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओल्ड और सीनियर टाइप में जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बस को एक सीनियर दर्जा भी दिया गया है कि जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार में गोद से लेकर लेटाकर उसको पुचकारती है, उसी प्रकार ये बस भी हमें बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर पहुंचा देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो हमें वहां पर ड्रॉप करने के लिए आए थे वो सब मुझे हम लोगों को ऐसे विदा कर रहे थे जैसे हम आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा, रंग फकीर। जैसे चाहे राजा हो या फिर भिखारी हो या फिर फकीर हो, कोई भी हो, जो इस संसार में आया है वो जरूर जाएगा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो हमें कुछ कह रहे हैं। आदमियों को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उन्हें भी हमें बचना था, मतलब बचाना था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही बहुत कम कांच है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए।
जो थोड़े बहुत काँच थे हम उससे बचना चाहते थे, ऐसा नहीं ना कि उसकी वजह से हम लोग की हमें कोई चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए हमें अपने आप को भी काँच से बचाना था। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो ये देखो सारे जो दोस्त थे वो इकट्ठा यहाँ पे बैठकर जा रहे हैं बस में और आपस में वो बातें करते-करते जा रहे हैं, ठीक है? बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो शायद ये बस इतनी पुरानी है कि आंदोलन के टाइम पर भी ये बस चलती होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरी के असहयोग कर रहा था, मतलब एक एक पार्ट दूसरे के साथ में अभी सहयोग होता है कि आपस में सपोर्ट करना, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वो हिल रही है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही है। सीट की बॉडी में असहयोग चल रहा है, कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है तो कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी पीछे भाग रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट हम पर बैठे है या फिर हम सीट के ऊपर बैठे हैं। तो उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बस पूरी तरीके से हिल चुकी थी, बिल्कुल उसका पार्ट पार्ट अलग अलग आवाज आ रही थी। तो वो बस में यात्रा तो कर रहे थे लेकिन उनके लिए एक नया अनुभव था, वो उत्पन्न हो रहा था। एकाएक बस रुक गई। तो सडनली अचानक से क्या होता है, वो बस थी वो रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को एक दूध पिलाती है शीशी में डालकर। तो वो सब बैठे बैठे इमेजिन कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो बस रुक चुकी थी। उस बस का जो टंकी थी पेट्रोल की उसमें छेद हो चुका था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो चुकी थी। मुझे उससे किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो वो सभी बैठकर बस के अंदर सब लोग बाहर की प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। बाहर बिल्कुल हरा भरा था, पक्षियों की आवाज आ रही थी, पक्षी बैठे थे, मौसम बहुत अच्छा था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कहीं ये बस इससे ना टकराए। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो मुझे ऐसे लगता कहीं बस उसके अंदर गोता ना लगा जाए। मतलब सारी चीजों को देख कर उन दोस्तों को ऐसे, उन लेखक थे उनको ऐसा लगा कि ये जो बस है या तो किसी पेड़ से टकरा जाएगी या फिर किसी झील के अंदर डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, दोबारा से फिर बस रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ जाता है। हमें गलीनी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो इसका बियाबान में हमें इसकी अत्योशिष्ट करनी पड़ेगी। मतलब लग रहा था कि अगर आखिरी ये यात्रा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि यह एक वो बस एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसकी तरह वो दिख रही थी और उसमें हमें सफर करते हुए बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसी चाल, उसकी जो पहले की जैसे चाल थी वो कम हो गई थी, ठीक है। और वह धीरे धीरे वृद्धों की आंखों में ज्योति जलने लगी। चांदनी के रास्ते टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती। मतलब वो बिल्कुल धीरे धीरे अपनी जो सफर था उसको पूरा करने लगी और वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि एक वृद्धा की आंखों में ज्योति, एक बूढ़े की इंसान के आदमी कोई उम्मीद की किरण होती है उस प्रकार से। तो वो जब आगे कोई भी गाड़ी आती दिखती तो वो एकाएक वो बिल्कुल किनारे पे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब अब वो किसी को टक्कर, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी के साथ में कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगी और वो बहुत ज्यादा धीरे चलेगी क्योंकि वो बहुत पुरानी थी और टूटी फूटी हालत में थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया।
वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे थे। उपसर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी का साहस और बलिदान की भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि बस की हालत के बारे में जो कंपनी के जो व्यक्ति थे उन्हें पता था, लेकिन फिर भी वो हिस्सेदार बस को चला रहे थे। ऐसी हालत में वो यात्रियों को उसके अंदर सफर करवा रहे थे और टूटी फूटी बस को ठीक करवाने की बजाय वो उसी बस में उनको लेके जा रहे थे और बस एक के बाद कहीं ना कहीं रुक रही थी, खराब हो रही थी। तो अब ऐसे लग रहा था बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान व्यक्ति आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए और मर गया, पर टायर नहीं बदला। मतलब अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हम में से किसी की जान चली जाती, तो शायद जो देवता हैं वो उन्हें कहते कि भी बहुत अच्छा काम किया है, तुमने टायर नहीं बदला, लेकिन तुम्हारी वजह से मतलब इतने लोगों की जान चली गई, उसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। थोड़ी देर के बाद में दोबारा से बस चलती है। अब हमने उस वक्त पन्ना पहुंचने की उम्मीद थी वो छोड़ दी थी, क्योंकि वो इतनी धीरे धीरे चल रही थी और बार बार बस रुक रही थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद थी वो हम सब छोड़ चुके थे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। पर इस पृथ्वी पर उसका कोई भी मतलब मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े ही इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इस प्रकार से हरिशंकर जी ने हमें बताया है कि उस बस की जो हालत थी वो बिल्कुल खराब थी और फिर भी उसको चलाया जा रहा था। और उसके बारे में मतलब यहाँ पे एक हास्य व्यंग्य किया गया है यात्रा का कि किस प्रकार से जो 5 मित्र थे उन्होंने बस में यात्रा की, किस प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे और रास्ते में उनके साथ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस पाठ से प्यारे बच्चों हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें नवीनता को अपनाना चाहिए। किसी भी पुराने टूटे फूटे चीज़ों के लिए इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें इंसान जो मनुष्य है उसके जीवन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का जो जीवन है उसकी कोई भी मूल्य नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा कीमती होता है। एक बार जान जाने के बाद में दोबारा नहीं आती। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं या फिर मानवता की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरे द्वारा बताया गया पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।